इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ है। इसको जरा प्रॉपरली डिफाइन करके, डॉक्यूमेंट करके जनता के सामने लाएं। और मैं ये एक उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि बेंगलोर में 2 दिन में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन हाँ, एक उस दिशा में कदम जरूर बढ़ेगा कि क्या हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, उसके तार जोड़ने होंगे, वो सर्किट बनाना होगा। वो कांग्रेस को भी करना और बेंगलोर की मीटिंग को भी करना। राजीव जी, कांग्रेस को तो करना ही है और बेंगलोर की मीटिंग में चूंकि तमाम दल बैठ रहे हैं, जुट रहे हैं, तो उनको भी करना होगा। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में मोहब्बत की दुकान जो है वो सिर्फ मोहब्बत की दुकान की बात नहीं है। उस मोहब्बत की दुकान में क्या क्या सामान है इसको भी आइडेंटिफाई करना होगा, जिसमें सामाजिक न्याय से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जिसका जिक्र भी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। उन चीजों को, उन तारों को अलग अलग ढंग से जोड़ करके एक स्विच बोर्ड तो तैयार करना ही होगा। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं आर्थिक नीतियां, बाकी तमाम चीज़ों पे, तमाम मसलों पे हम चर्चा करते हैं। देश के चुनावी अंक गणित को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस अंक गणित में राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान वाला जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को आज की तारीख में आप कहां तक सेट देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर, या ये नैरेटिव सिर्फ नफरत के खिलाफ वाले नैरेटिव में सेट हुआ है, या इसके साथ साथ बहुत सारी बातें जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं, जिसमें राहुल गांधी का ट्रक ड्राइवर्स के साथ मिलना, राहुल गांधी का फिर किसानों के बीच जाना, ऐसी तमाम घटनाएं आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखेंगे हम। और देश के लोकतंत्र की बात करना, सारी चीजें क्या एक, चूंकि अभी आप वहां से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, वहां क्या कुछ देख कर आ रहे हैं, इसलिए भी समझना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज, हम लोकतंत्र के लिए अगर हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि विमर्शी लोकतंत्र है। आप वहां पे बातचीत करेंगे और बातचीत का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी मन की बात सुना दें। राहुल गांधी जी की जो पूरे भारत जोड़ो यात्रा 1 या फिर जिसको अभी हम लोग 2 कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि वो लोगों की सुनते हैं और सुनते हुए, यानी कि जिस आज भारतीय लोकतंत्र की जो पूरी स्थिति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में बनी कि हमें सुननी नहीं है, हमें केवल एक पक्षी रूप से अपने आप को सुना देना है, जनता की क्या इच्छा है वो नहीं पूछना है। उस पूरे चीज को, पर्सपेक्टिव को बदला है। इसलिए जो वो नफरत की दुकान का जो पूरा मामला है, इस समय चूंकि देश में नफरत की खाई को इतना ज्यादा खड़ा कर दिया गया, बड़ी दुखद स्थिति होती है जब नेहरू जी पर टिप्पणी करते हैं। आज अगर इस देश ने जो है कि इतना बड़ा सा जो है कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर तो सोचिए कि हम लोग इसरो का डेवलपमेंट वहां से बैलगाड़ी से के जमाने से किस तरह से वो एक एक कड़ियों को जुड़ते हुए देखा है हम लोगों ने। तो वो वहां से वो यात्रा शुरू होती है, बैलगाड़ी से लेके ये यात्रा आज चंद्रमा तक पहुंची है। तो इसमें आप अब नेहरू जी को आप नहीं स्वीकार कीजिए, हमें तो अभी भी बहुत गर्व है इस चीज का कि देखिए नेहरू जी ने वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट को कितना बल दिया था। और आज स्थिति यह है कि जहां पे उड़ीसा में जो एक दुर्घटना घटी, वहां पे शवों को रखा गया था, उस घर को जो है कि कर रहे हैं, उसको तमाम केंद्रीय सत्ताधीशों का मिला हुआ है, क्योंकि वो भी एक बंटवारे के राजनीति वाले पे बयान देते हैं कि यूसीसी अनिवार्य चीज है। तो ये जो देखिए नफरत के खाई को पैदा करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी उसको मिटाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और तमाम सत्ता तंत्र नए नए पात्र लाके खड़ा कर रहा है कि अगर चलिए पुराने लोगों पर विश्वास न हो तो कुछ नए नए लोगों को लाके खड़ा कर दीजिए और उनके माध्यम से फिर से समाज में जो है कि एक खाई को बांटने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो चीजें मैंने देखा राजस्थान के संदर्भ में, मैं जरूर कहूंगा कि वहां पे लोगों ने इसको पूरी तरह से अस्वीकार किया है। और ये चीज हम लोगों ने देखा है, दंगे, वहां के लोगों ने कहा कि भाई दंगे कराने के पूरे प्रयास हो रहे थे रामनवमी के समय में, बहुत ज्यादा प्रयास हो रहा था, लेकिन प्रशासन अपने तरफ से बिल्कुल जो है कि वो स्ट्रिक्ट था, लोग भी अपने तरफ से बिल्कुल जो है कि वो कहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम लेके बैठे हुए थे कि हम कभी लड़ेंगे नहीं, मिल के रहना है तो मिल के रहना है। ये जो बड़ी स्थितियां हैं, इन्होंने राहुल गांधी और देश की राजनीति को बिल्कुल एक अलग सा जगह पे पहुंचा दिया है। दूसरी चीज देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए राजस्थान तो हम लोगों को दिख ही रहा है वहां पे कि कांग्रेस ने पूर्व की गलतियों से अब सीख भी लिया है। जैसे पंजाब के प्रकरण में जो निर्णय लेने में जो विलंब की स्थिति बनी थी और अचानक से जो हम लोग परिणाम देखा, वो गड़बड़ी देखिए इन्होंने एक तरह से कर्नाटक के चुनाव से पहले वहां पे
जो एक मतभेद की स्थिति आ रही थी उसको देखिए, उन खबरों को पूरी तरह से निराधार बना के पार्टी को एकजुट किया। वो स्थितियां राजस्थान में भी दिख रही हैं। यहां पे भी बिल्कुल एक मजबूती के साथ पार्टी लड़ते हुए नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर लोगों का ध्यान कम जा रहा है, जहां पे अमित शाह जी ने जो है कि चाणक्य ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है महाराष्ट्र के मामले पे, वहां के तमाम लोगों से मेरी बातचीत हो रही है और सब लोग कह रहे हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े नहीं छू पाएगी। और अगर ये स्थितियां ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में जब उसमें लड़ा था तो वो 13 सीट लेके आए थे। तो आप सोच के देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें, हालांकि बिल्कुल मैं टंडन साहब की इस बात से सहमत हूं कि 2019 जो है कि मानक नहीं बनेगा, लेकिन जो 302 का सीट है वो कहां से आया था और किस तरह से वो टूटता हुआ दिख रहा है। वो जो पूरा किला टूटता हुआ दिख रहा है कि 41 था पिछले बार और अब लोग कह रहे हैं कि 10 सीट असंभव वाला मामला है भारतीय जनता पार्टी के लिए नए परिप्रेक्ष्य में। तो इसको मेकअप कहां से करेंगे वो? आप नुकसान में महाराष्ट्र में, आप नुकसान में कर्नाटक में, राजस्थान में, क्योंकि आप हर जगह आप 100/100 वाले नंबर पे थे और वहां से आप भारी नुकसान की स्थिति में जा रहे हैं। तो इसलिए जो आपका ऊपर का जो हेडिंग है कि मुश्किल में पीएम मोदी, वो नंबर्स के आधार पे है। मुश्किल में पीएम मोदी वो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पे हैं। क्योंकि देखिए कहां पहले एक जमाने में कांग्रेस के लंबे पीरियड को जिसको लेके आप हमेशा कोसते रहते हैं, 55 लाख करोड़ का कर्ज था और उसको आपने सीधे सीधे 155 लाख करोड़ में बदल दिया। आप सोच के देखिए 9 वर्ष जो प्रधानमंत्री ने, हमें याद है 2014 का उनका एक भाषण, वो कहते थे 60 साल बनाम 60 महीने। तो 60 साल बनाम जब 9 वर्ष की एक चित्र तस्वीर खींचते हैं तो 60 वर्षों में कितनी एक स्वर्णिम सी तस्वीर हम लोगों को दिखी अर्थव्यवस्था की। और इस 9 वर्ष में आरबीआई को स्वयं कहना पड़ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम 12 से 15 वर्षों तक पीछे जा चुकी है। और वो आरबीआई, वर्तमान के आरबीआई के आंकड़े हैं ये, कोई भारत सरकार के आंकड़े हैं ये। तो ये स्थितियां बहुत ही चिंतनीय स्थिति, इसलिए देश कहीं न कहीं परिवर्तन की तरफ अग्रसर है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के दलों की बड़ी जिम्मेवारी है कि वो काफी सावधानी के साथ एक मैनिफेस्टो को तैयार करें, उनके क्या मूलभूत प्रारूप हो, किन बिंदुओं पे क्या ऐसे एक एजेंडा बनाना है, उसके तरफ आगे बढ़ना उनके लिए बड़े जिम्मेदारी की स्थिति। चूंकि देखिए अभी तो हम लोगों ने देख लिया। मैं एक लाइन और कहूंगा, मैं कभी ईडी के चार्जशीट को नहीं पढ़ा करता था, लेकिन मैंने अभी जब शराब घोटाला वाला जो चार्जशीट दाखिल हुआ छत्तीसगढ़ के, उस ईडी के चार्जशीट के हजारों पेज में, लेकिन कुछ पेज मैंने पढ़े ना, ईडी का वो चार्जशीट बिल्कुल मनोहर कहानियों की तरह दिखता है। आप जब आरोप को साबित नहीं कर पाते हैं तो आप कहते हैं कि उसके ऊपर नकली पट्टी थी, उसके ऊपर ये था, उसके ऊपर ये था। तो सोच के देखिए, कहने का मेरा आशय ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा तय नहीं कर पाती है, अपने एजेंसियों के ऊपर भी दबाव लगा के मुद्दे के लिए जो एक चार्जशीट दाखिल कराती है, तो उसमें आपको लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल अतार्किक ढंग से वो कहीं न कहीं मनोहर कहानी की कथा की तरफ चली जा रही है। बीजेपी के पास संकट ये है कि वो हिंदुत्व का मामला जिस स्तर पे वो चलाना चाहते हैं वो चलने नहीं जा रहा है, दूसरे मुद्दों को जिसको बनाना चाह रहे हैं उसके लिए जमीनी स्थिति मौजूद नहीं है। जी, जमीनी स्थिति मतलब हर ढंग से मुश्किल में यहां पीएम नरेंद्र मोदी या कहें तो उनकी पार्टी बीजेपी दिखाई दे रही है।